वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। दोस्तों, आज हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के दोष पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बोर के परमाणु मॉडल की सारी बातें पढ़ ली हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है। बोर ने काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट की। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में काफ़ी डेफिनेट चीज़ें बताई। इस परमाणु मॉडल की हेल्प से उन्होंने कोश के बारे में, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बारे में सारी डिटेल, सारी बातें उन्होंने कैलकुलेट करके बताई। उन्होंने बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है तो उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, मतलब उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होगी। साथ ही उन्होंने इस तरह से परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा किन बातों पर निर्भर करेगी, ऊर्जा का मान ऋणात्मक क्यों होगा, ऊर्जा से हम लोग आयनन ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो इस परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा ये भी कैलकुलेट किया। हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन की तरह के स्पीसीज जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, हाइड्रोजन के जैसे स्पीसीज का मतलब है कि ऐसे आयन जिसके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन की तरह। तो ऐसे सारे स्पीसीज के लिए और हाइड्रोजन के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम भी दिया, और हमने स्पेक्ट्रम में डिटेल में डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनों, बहुत सारी रेखाओं का समूह होता है, श्रेणियां होती हैं। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो जो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वो प्रकाश के रूप में करता है। तो इस उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, ये सारी चीजें बोर ने कैलकुलेट की। तो बोर ने काफी बातें, काफी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने कैलकुलेट की, और पहली बार कोई डेफिनिट मॉडल परमाणु का दिया गया। अब बोर के परमाणु मॉडल में बातें तो हमने बहुत सारी पढ़ी है ना, उसकी उपयोगिता हमें बहुत समझ आई, बहुत डिटेल में स्टडी किया हमने। लेकिन बोर के मॉडल में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल में कमियां क्या हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि जो इन्होंने स्पेक्ट्रम दिया वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया या हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए दिया। मतलब ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम के बारे में बात की इन्होंने जिनके संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते? भाई हीलियम आयन He+ के लिए स्पेक्ट्रम हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जैसा होगा, लेकिन क्या हीलियम का स्पेक्ट्रम नहीं होगा? Li2+ का स्पेक्ट्रम इन्होंने बताया, लेकिन क्या लिथियम का स्पेक्ट्रम नहीं होगा? कि बेरिलियम का स्पेक्ट्रम नहीं होगा? कि सोडियम का स्पेक्ट्रम नहीं होगा? हर एक तत्व के परमाणु का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। तो सभी परमाणु यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या इनका परमाणु मॉडल नहीं करता। बहुत ध्यान से समझिए, इनका परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सदृश आयनों की स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, लेकिन ऐसे परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता जिनके संयोजी कोश में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं या जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसे परमाणुओं के लिए या ऐसे आयनों के स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं कर पाता इनका परमाणु मॉडल, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेक्ट्रम से हमें बहुत सारी मॉडर्न डेज में
जितनी भी किसी अणु की, किसी परमाणु की, किसी आयन की जितनी भी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, उसके बंध के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके जितने अंदर की इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, है ना, उसकी संरचना के बारे में, वो सभी हमें इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम से ही मिलता है। तो स्पेक्ट्रम होना चाहिए। स्पेक्ट्रम हर परमाणु, हर आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी होनी चाहिए परमाणु मॉडल द्वारा। लेकिन बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सदृश आयनों के स्पेक्ट्रम के उत्पत्ति की व्याख्या करता है, लेकिन यह ऐसे परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये पॉइंट सबको। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा इनका क्या दोष है, दूसरे इस मॉडल में क्या कमी रह गई। इस मॉडल में जो हम लोगों ने देखा, जो स्पेक्ट्रम बनता है, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम हमने देखा था। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखें, ये हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हो कि कई सारी, एक सीरीज लेंगे तो उसमें भी बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं। ये आपको जो एक स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रमी रेखा दिख रही है, जब इसको उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है, हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है, तो आप देखेंगे कि एक स्पेक्ट्रमी रेखा में कई सारी रेखाएं होती हैं, जो कि बोर का परमाणु मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाता। बोर का परमाणु मॉडल तो एक ही रेखा दिखा रहा है, लेकिन इसको जब हाई रिजॉल्विंग पावर, उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाता है, तो आपको एक रेखा जो उन्होंने दिखाई थी, उस एक रेखा में आपको कई सारी रेखाएं दिखाई देंगी। अब ये कई सारी रेखाएं जो एक स्पेक्ट्रमी रेखा में दिखाई देती हैं, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना। तो स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना क्यों दिखाई देती है? क्यों बोर के हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की एक स्पेक्ट्रमी रेखा को उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर वो कई सारी रेखाओं का समूह दिखाई देता है? इसे स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना कहते हैं। ये सूक्ष्म संरचना क्यों दिखाई देती है? क्यों एक लाइन में कई सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं? इसके बारे में बोर का परमाणु मॉडल कोई भी व्याख्या नहीं कर पाया। जब आपका परमाणु मॉडल जो एक्चुअल घटना घट रही है उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि आपके परमाणु मॉडल में, यानी कि बोर के परमाणु मॉडल में कमी है। कुछ और बातें इसमें छूट गई जो होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दो साइंटिस्टों ने दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके से निकाला। एक साइंटिस्ट थे जीमैन और दूसरे साइंटिस्ट थे स्टार्क। जीमैन ने जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, जिस स्रोत से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति हो रही है, उस स्रोत को ही उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। किस क्षेत्र में रख दिया? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। किसको रख दिया? उस स्रोत को जिससे स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्पन्न होती हैं, स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। तो जैसे ही स्पेक्ट्रमी रेखाएं उस स्रोत से निकलती हैं और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो देखा गया, मतलब जीमैन ने देखा कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रमी रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्प्लिट हो जाती है, विभक्त हो जाती है, मतलब उसका विभक्तीकरण हो जाता है ना। इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि ये स्पेक्ट्रमी ये स्रोत है, इस स्रोत से एक स्पेक्ट्रमी रेखा उत्पन्न हुई। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही ये प्रवेश करती है चुंबकीय क्षेत्र में, ये कई सारी रेखाओं में स्प्लिट हो गई, टूट गई, विभक्त हो गई। तो इस प्रभाव को कहा जाता है जीमैन प्रभाव। और यही कार्य जब विद्युत क्षेत्र में किया जाता है तो भी स्पेक्ट्रमी रेखाएं कई रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है स्टार्क प्रभाव। चलिए, ये तो घटनाएं हैं, लेकिन ये घटनाएं ऐसा क्यों ये घटनाएं घटती हैं
क्यों स्पेक्ट्रमी रेखा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में विभक्त हो जाती हैं, उनका विभक्तीकरण हो जाता है, क्यों जी मैन प्रभाव होता है, क्यों स्टार्क प्रभाव होता है, इसके बारे में कोई भी व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। तो ये 3 मुख्य ड्रॉबैक हैं बोर के परमाणु मॉडल के। एक तो बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सदृश आयनों के स्पेक्ट्रमों की व्याख्या करता है, उन परमाणुओं या आयनों की स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब उच्च विभेदन क्षमता वाले हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रमी रेखा को देखा गया तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा में कई सारी रेखाओं का समूह दिखाई देता है जिसे स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों सूक्ष्म संरचना दिखाई दे रही है, इसके बारे में कोई भी व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर पाता। तीसरी बात कि मैंने बताया कि ज़ीमैन ने चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं को गुजारा और स्टार्क ने वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं को गुजारा। दोनों ही क्षेत्रों में स्पेक्ट्रमी रेखा कई सारी रेखाओं में टूट जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, उसका विभक्तीकरण हो जाता है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विभक्तीकरण जी-मैन प्रभाव कहलाता है और वैद्युत क्षेत्र में विभक्तीकरण स्टार्क प्रभाव कहलाता है। ये प्रभाव क्यों होते हैं, क्यों विभक्तीकरण होता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, इसकी कोई भी व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर पाता। ये सब एक्चुअल घटनाएं हैं जो बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। 1924 में डी ब्रोगली ने बताया था कि जिस तरह विद्युत चुंबकीय तरंगें द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती हैं, कौन कौन सी प्रकृति हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था, उनके अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगें तरंग प्रकृति शो करती हैं और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों में कणिका प्रकृति होती है, जो फोटोन जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरह विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति उन्होंने बताया, किसने ने, डी ब्रोगली ने 1924 में बताया कि इलेक्ट्रॉन भी विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, मतलब कि वो कणिका प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। लेकिन बोर का परमाणु मॉडल इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उसका मानना है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कणिका प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कण है, ये तरंग नहीं है। और हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि जो कण तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है उसके संवेग और उसकी स्थिति का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। मतलब कि ना उसकी स्थिति और उसके जो संवेग है, दोनों को एक साथ हम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक को अगर स्थिति को एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे तो संवेग में अनिश्चितता होगी, संवेग को हाई एक्यूरेसी के साथ निकालेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। दोनों निश्चित नहीं हो सकते, कोई एक अनिश्चित होगा। लेकिन ये तब होगा जब किसी कण के पास तरंग प्रकृति होगी। डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पास तरंग प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी है। तो इलेक्ट्रॉन में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत का पालन होना चाहिए। लेकिन बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो मानता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। तो ये थी बोर के परमाणु मॉडल में कमियां। ये 5 कमियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर बोर के परमाणु मॉडल में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई। मतलब कि दोष है, ठीक है, लेकिन इन्होंने जितनी भी बातें कैलकुलेट करके बताई वो सभी कोश के लिए 100% सही है। तो जो इनके परमाणु मॉडल में इतनी कमियां हैं,
इसमें मैंने जो दूसरी कमी बताई, मतलब हाई रिजॉल्विंग पावर, उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप का जब हम प्रयोग करते हैं तो स्पेक्ट्रमी रेखा में कई रेखाओं का समूह दिखाई देता है, जिसे हम सूक्ष्म संरचना कहते हैं स्पेक्ट्रम का। इस बात को सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया। सोमरफील्ड का मानना था कि बोर का परमाणु मॉडल सही है, हां कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर किया जा सकता है और बोर के परमाणु मॉडल को बेहतर बनाया जा सकता है। तो कैसे सोमरफील्ड ने संशोधन किया बोर के परमाणु मॉडल में, इसे कहते हैं सोमरफील्ड का संशोधन या सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन। इनका मानना था सोमरफील्ड का कि देखिए, स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना को अगर एक्सप्लेन करना है तो इन्होंने बताया कि दरअसल होता क्या है कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बोर के परमाणु मॉडल का, कि इलेक्ट्रॉन केवल वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। सोमरफील्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर अधिकांशतः दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं नाभिक के चारों ओर। मेरी बात समझिए, सोमरफील्ड ने यह सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, इसमें दिक्कत है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करने के साथ साथ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में भी परिक्रमा करते हैं। अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, ये नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन चाहे यहां हो, चाहे इलेक्ट्रॉन यहां हो, चाहे इलेक्ट्रॉन यहां हो, चाहे इलेक्ट्रॉन यहां हो, वो नाभिक से हमेशा समान दूरी पर रहेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वही वेग यहां पर होगा, वही वेग यहां पर होगा, वही वेग यहां पर होगा। मतलब वेग, इलेक्ट्रॉन के गति का जो गति का वेग है वो बदलेगा नहीं, किसमें? वृत्तीय कक्षाओं में। लेकिन सोमरफील्ड ने तो बदल दिया। इन्होंने कहा कि वृत्तीय कक्षाएं होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है। अब जरा दीर्घवृत्तीय कक्षाओं को समझे, ये ऐसी बनेगी दीर्घवृत्तीय कक्षा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है मान लीजिए, और दीर्घवृत्तीय कक्षा में ये देखें, ये दो अक्ष हो जाएंगे। देखिए, इसमें ये लेंथ और ये लेंथ बराबर थी, मतलब कोई भी दूरी अनइक्वल नहीं थी, सभी बराबर थी। लेकिन इसमें ये अक्ष कहलाएगा दीर्घ अक्ष, और ये अक्ष कहलाएगा लघु अक्ष। अब अगर नाभिक की बात करें तो सोमरफील्ड ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं तो नाभिक उसके एक फोकस पर होता है, मतलब सेंटर में नहीं होता। मेरी बात गौर से समझिएगा, नाभिक सेंटर में नहीं होता बल्कि एक फोकस पर होता है। तो ये फोकस मान लिया यहां पे नाभिक है। तो इसमें देखिए, इस दूरी को, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है, इस दूरी को नाम देते हैं रेडियस वेक्टर। क्या नाम देते हैं? रेडियस वेक्टर नाम देते हैं। दूरी को, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को रेडियस वेक्टर कहते हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा v1, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा तो ये नाभिक से सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो यहां पर आते आते वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर नाभिक के पास है तो आकर्षण बल अधिक होगा, और यहां पर नाभिक से काफी दूर हो गया तो आकर्षण बल कम हो गया। यानी कि आकर्षण बल का परिमाण नाभिक द्वारा जो लगाया जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, वो गति करने के साथ साथ बदलता रहेगा।
है ना, ये V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी। और सबसे कम वेग देखिए यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे कम यहां पर होगा, है ना। V1 मतलब कि V1 से भी कम होगा, ये मान लेते हैं V3। तो ये V3 का मान, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक है नाभिक पे, तो नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगेगा और इसीलिए वेलोसिटी का मान सबसे कम हो जाएगा। तो वेग बदल रहा है, तो इस किसी भी क्षण इलेक्ट्रॉन के वेग को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक रेडियस वेक्टर के अलोंग और एक रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। रेडियस वेक्टर के अलोंग और दूसरा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये देखें, ये रेडियस वेक्टर r है, r के अलोंग vr है ना, और इसके परपेंडिकुलर v5। ठीक है। तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन के टेंजेंटियल वेलोसिटी को, स्पर्श रेखीय वेग को दो घटकों में विभक्त कर सकते हैं। रेडियस वेक्टर की दिशा में वेग रेडियल वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर के लंबवत दिशा में वेग एंगुलर वेलोसिटी। ये रेडियल वेलोसिटी है, ये वाली रेडियल वेलोसिटी है और ये वाली एंगुलर वेलोसिटी है। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन का वेग दो प्रकार का है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी दो प्रकार का होगा। तो वो कोणीय संवेग, रेडियस वेलोसिटी से जो कोणीय संवेग बना वो रेडियल एंगुलर मोमेंटम nRh/2π, और दूसरा जो एंगुलर वेलोसिटी से बना वो एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम n∅h/2π। यहां पे देखें nr और n∅ क्या है। nr जो है वो दीर्घ अक्ष की लंबाई है और n∅ जो है वो लघु अक्ष की लंबाई है। और दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्लियर बात है कि दीर्घ अक्ष हमेशा लघु अक्ष से बड़ा होगा, तो nr की वैल्यू n∅ से हमेशा ज्यादा होगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई बराबर हो जाए। अगर बराबर हो जाएगा तो वृत्तीय कक्षा हो जाएगी, तो n∅ की वैल्यू nr से या तो कम होगी या तो उसके बराबर होगी। हाँ, ये भी एक बात कह सकते हैं कि लघु अक्ष कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये लंबाई जीरो हो जाएगी, ये लघु अक्ष जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस रेखा पर आ जाएगा और जाके नाभिक से टकरा जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए n∅ का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब n∅ का मान जीरो नहीं हो सकता और n∅ का मान nr से ज्यादा नहीं हो सकता। और तीसरी बात, n∅ का मान nr के बराबर हो सकता है। वृत्तीय कक्षा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखें, तो इस बेसिस पर जब nr और n∅ के मान बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा वृत्तीय होगी। ये मैंने आपको समझाया। तो अगर nr का मान 1 है, मतलब प्रथम कोश है, तो n∅ का मान 0 हो नहीं सकता, nr से ज्यादा हो नहीं सकता। nr के बराबर हो सकता है तो n∅ का मान भी 1 होगा। मतलब अब देखें, यहां से सोमरफील्ड ने उपकोश की धारणा को डेवलप किया और बताया कि ये n∅ हमें उपकोश के बारे में बताता है जो कोश के अंदर होता है। वास्तव में जो बोर के परमाणु मॉडल, बोर के हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में जो एक स्पेक्ट्रमी रेखा दिखाई देती थी वो कोश को प्रदर्शित करती थी, लेकिन हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से जब देखा गया तो उसमें कई रेखाएं दिखाई देती हैं। इसलिए दिख रही थी कि वो जो कई रेखाएं थी वो उपकोश को प्रदर्शित करती हैं। तो कई उपकोशों के मिलने से एक कोश का निर्माण होता है। तो कभी n∅ का मान 1 है तो 1 का मतलब कि एक ही उपकोश है, तो इसका मतलब प्रथम कोश में सिर्फ एक ही उपकोश होता है और दोनों के मान बराबर है, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष बराबर है, तो वृत्तीय कोश होगा। nr का मान अगर 2 ले लें तो n∅ का मान एक तो nr से छोटा और एक nr के बराबर, तो 2 मान हो गए। तो दूसरे कोश में 2 उपकोश होंगे, एक दीर्घ वृत्तीय 2 1 और एक 2 2, तो वृत्तीय कक्षा। तो एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा और एक वृत्तीय कक्षा। 3 हो गया nr का मान, तो n∅ के 3 मान हो गए, 1 2 3।
तो इसका मतलब 2 दीर्घवृत्तीय कक्षाएं और 1 वृत्तीय कक्षा। चौथे कोष में 4 उपकोष और 4 में 3 दीर्घवृत्तीय कक्षा और 1 वृत्तीय कक्षा। इसको यहां पे थोड़ा सा स्पष्ट किया गया है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पे थोड़ा स्पष्ट किया गया है। ये देखें कि चौथे का पहला ये दीर्घवृत्तीय, दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्यादा, दूसरे को उपकोष में आए तो दीर्घ अक्ष की लंबाई थोड़ी कम, तीसरे में आए तो दीर्घ अक्ष की लंबाई और कम, और चौथे में आ गए तो वृत्तीय कक्षा बन गई। तो इससे ये इसीलिए इस चौथे कोष को अगर देखा जाए तो इसके स्पेक्ट्रम में वास्तव में जब सूक्ष्म संरचना देखेंगे तो इसमें 4 लाइनें दिखाई देंगी इसकी सूक्ष्म संरचना में। तो ये था सोमरफेल्ड का मॉडिफिकेशन। कुछ हद तक कुछ काम इन्होंने भी किया कि उपकोषों की धारणा को इन्होंने डेवलप किया और ये कंसेप्ट बनाया कि कोष जो होते हैं वो उपकोषों के मिलने से बनते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आई होगी बात। इसको आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई बात आपको न समझ में आ रही हो तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं, मैं आपको वहां पे आपकी समस्या का निराकरण करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।